बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने एक और बहुत बड़ा जलसा कर दिखाया। रावलपिंडी में इंसानों का समंदर था। इससे इमरान खान ने पुरजोश खिताब किया, जिसमें असम्बलियों से बाहर आने का ऐलान किया गया। बाकी मुकर्रीन ने भी खिताब किया। उनमें से आज़म स्वाति की तरफ से जनरल बाजवा से उनके असासों का हिसाब मांगा गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत के जनरल ने अपने असासे ज़ाहिर किए और कहा कि मेरे असासे इतने लाख के हैं, बाजवा साहब ने ये दौलत कहाँ से कमाई है, ये आज़म स्वाति की तरफ से कहा गया। इमरान खान ने इस जलसे में अपनी तकरीर में पहले की तरह इम्पोर्टेड हुकूमत की मिट्टी पलीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई सवालात किए, कई ऐलानात किए, जिनमें से जो सबसे अहम था वो हमने आपके सामने रखा है। इस हुकूमत की तरफ से बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा था कि हमने मेरिट पर, सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ की तकर्री की है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री में मेरिट का बेड़ा गर्क किया गया, सीनियरिटी को उड़ा के रख दिया गया। उन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना था, लेकिन उनको आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया। अगर ये 27 नवंबर को रिटायर हो जाते तो फिर सीनियरिटी लिस्ट बदल जाती। साहिर शमशाद मिर्ज़ा पहले नंबर पर आ जाते और उसके बाद फिर अज़हर अब्बास साहब का दूसरा नंबर होता। जनरल आसिम मुनीर को ओहदा देना अगर मकसूद था, ज़्यादा ही शौक़ था इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को, तो इनको फिर वो जॉइंट सर्विसेज का चीफ बड़ी आसानी के साथ बना सकते थे। जनरल नदीम रज़ा ने 27 नवंबर को रिटायर होना था और यही तारीख जनरल आसिम मुनीर की भी थी, लेकिन उनको रिटेंशन देकर, उनको 2 दिन की तोसी देकर आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया, जिससे सबसे ज़्यादा ज़्यादती और हक तलफी जनरल अज़हर अब्बास की हुई है। अगर मेरिट के मुताबिक फ़ैसला होता, 27 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाते, जो कि उनकी रिटायरमेंट बनती थी, तो फिर साहिर शमशाद मिर्ज़ा और अज़हर अब्बास में से एक जॉइंट सर्विसेज का चीफ बनता और दूसरा आर्मी चीफ बन जाता। जनरल अज़हर अब्बास की तरफ से अपने साथ होने वाली इस ज़्यादती पर खामोश एहतजाज करते हुए रिटायरमेंट ले ली गई है। इसके साथ साथ फैज़ हमीद की तरफ से भी ऐसा ही फ़ैसला सामने आ रहा है। फैज़ हमीद क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं? हो सकता है कि उनके जनरल आसिम मुनीर के साथ कोई इख्तलाफात हों। दोनों इकट्ठे ISI में रहे हैं और फिर आसिम मुनीर की जगह जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाया, जनरल फैज़ हमीद को DGISI बनाया गया था। इस बंदे ने 27 नवंबर को रिटायर होना था, उसको 29 नवंबर के लिए आर्मी चीफ लगा दिया गया है। इस तरह मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं, जिसको कोई पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए नेक शगुन नहीं समझा जा सकता। हुकूमत की तरफ से एक डिसीजन ले लिया गया है, जिसको इमरान खान की तरफ से भी सराहा गया है। अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर मेरिट के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा गैर सियासी रखने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। एक बार फिर बात कर लेते हैं इमरान खान के जलसे की। वहाँ पे इंसानों का समंदर था। इमरान खान को डराने की कोशिश की गई कि आपकी जान पर हमला हो सकता है, आप पर हमला हो सकता है, आपकी जान को शदीद ख़तरा है, लेकिन इमरान खान ने डट कर जलसा किया। इमरान खान ने धरना देने का ऐलान नहीं किया। इमरान खान ने इस्लामाबाद जाने से भी गुरेज किया है। असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है। क्या ये इम्पोर्टेड हुक्मरान और उनके हैंडलर उसी तरीके से इस हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, या फिर 2-3 महीने 4 महीने बाद इंतखाबात करवाने के लिए इस हुकूमत को आमादा करेंगे, माइल करेंगे? क्योंकि इस हुकूमत की तरफ से इस्टेबलिशमेंट को भी, जनरल बाजवा को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ ने तुर्किया का दौरा किया है। शहबाज शरीफ वहाँ पे जो भी मुआहदे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक जगलरी भी की है, जगलर का काम किया है। वो किस तरह से? इनका कद तैयब अर्दगान से थोड़ा सा छोटा है, तो उनके बराबर होने के लिए शहबाज शरीफ ने सर पर जगलरों वाली टोपी पहन रखी थी। वो जगलरों वाली टोपी तो नहीं है, सर्दी से बचने वाली टोपी है, लेकिन उन्होंने अपना कद ऊंचा करने के लिए लंबी सी कैप पहन रखी थी और उस कैप के साथ
وہ طیب اردگان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ کیپ انہوں نے پہنی تو یہ جگلر لگ رہے تھے۔ ایسا احساس کمتری کہ تھوڑا سا قد چھوٹا ہے تو کیپ پہن لی، لیکن کیپ پہننے کے باوجود بھی یہ طیب اردگان سے چھوٹے ہی نظر آ رہے تھے۔ جتنے چھوٹے یہ اندر سے ہیں اتنے چھوٹے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے۔ اگر عمران خان ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ عمران خان کو ایسا احساس کمتری نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہم نے اپنے تھم نیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ 22 دسمبر سے پہلے عدم اعتماد کا پروسیس عمل شروع ہو جائے گا۔ وہ ہم نے کس بنیاد پر کہا ہے؟ 29 نومبر تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اقتدار میں ہیں، طاقتور ہیں، وہ اس حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ جیسے ہی وہ چلے جائیں گے، جنرل عاصم منیر کے ہاتھ ساری طاقت آ جائے گی، سارے اختیارات آ جائیں گے، وہ خود کو غیر سیاسی رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی کوشش کے دوران روایتی طور پر یہی ہوتا ہے، نیا آرمی چیف آتا ہے تو اپنی ٹیم لے کے آتا ہے، بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹرانسفرز ہوتی ہیں۔ تو 29 نومبر کے بعد ایسا کچھ بھی ہوگا، تبدیلیاں ہوں گی، ٹرانسفرز ہوں گی۔ جن لوگوں کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو جو امپورٹڈ حکومت کے اتحادی ہیں، ساتھی ہیں، یہ ان کو جس طریقے سے جوڑا گیا تھا، اکٹھا کیا گیا تھا، پھر جب ان کے سر سے وہ شفقت کا ہاتھ اٹھ جائے گا اور وہ مجبوری ان کی ختم ہو جائے گی تو پھر اپنے اپنے فیصلے کرنے میں یہ آزاد ہوں گے۔ خصوصی طور پر جو عمران خان کے اتحادی تھے، عمران خان کو چھوڑ کر اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملا دیے گئے تھے، وہ بکھرنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ بکھرنا شروع ہوں گے، ان میں سے ایک دو اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو صدر علوی کی طرف سے امپورٹڈ حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا۔